बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी को भी यौम दिफा बनाकर रख दिया है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान मनाया करता था यौम पाकिस्तान, जो 23 मार्च को होता है, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और ये दिन मनाया जाता था दो कौमी नज़रिया के तौर पर कि पाकिस्तान एक अलग नज़रिया पर बना है और पाकिस्तानियों को ये सोचने का मौका दिया जाता है इस दिन में, या पाकिस्तान के लिए ये सारे पाकिस्तानियों को इस दिन इस बात को याद रखना होता है कि हमने ये नया मुल्क बनाया क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या था और हमारा मकसद क्या है। ये इस दिन के लिए था और ये सोचने के लिए दिन था 23 मार्च 1940 की याद में। पहले उसको जो है वो परेडें शुरू हो गई, हेलीकॉप्टर जहाज़ और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और वो एक दिफाई दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। यानी ऐसा लगता था कि यौम आज़ादी, क्योंकि वो 23 मार्च है ना, एक बाहर का मौसम होता है, तो उसके अंदर जो है वो परेडें शुरू हो गई और बाकी चीज़ें शुरू हो गई और एक ऐसा दिन जो गौर और फिक्र का दिन था कौम की, उस दिन कौम जो है वो परेडें देख रही थी। फिर उसके बाद जो है वो यौम दिफा पाकिस्तान जो है वो एक दिन है 6 सितंबर, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था 1965 में, तो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया था। और वो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी मुश्किल जंग भारत से लड़ी थी और पाकिस्तान को इसमें इस बात पे कामयाबी हासिल हुई थी कि भारत कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अटैक नहीं किया गया था, तो हमने तो कोई इलाके लेने नहीं थे, लेकिन भारत ने लाहौर पे कब्जा करना था, सियालकोट पे कब्जा करना था और बहुत सारे इलाकों पे भारत वो करने में नाकाम रहा और पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। तो यौम दिफा तो वो है। अब 14 अगस्त भी जो है वो, इसको देखें आप तो वो भी यौम दिफा ही नजर आ रही है। अब यानी एक दिन बच गया था पाकिस्तानियों के पास, अब वो भी एक दिफाई दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। ऐसे लगता है सारी की सारी हुकूमत जो है वो एक जंग के खब्त के अंदर मुब्तला है। भारत के साथ एक लड़ाई हुई पाकिस्तान की, उसमें भारत के तैयारे गिर गए। तब से लेकर अब तक यानी हमने 1 इंच जमीन भी फतह नहीं की, लेकिन भारत ने अपनी बेइज्जती इतनी ज्यादा करवा ली और उसके तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऐसे गिराए जैसे सिटिंग डक्स होती हैं। तो भारतीय तैयारे गिरने के बाद से लेकर अब तक पूरी पाकिस्तान एक जंगी जुनून के अंदर मुब्तला किया हुआ है। भारत ने अभी भी पाकिस्तान के पानियों को रोका हुआ है, अभी भी कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम कर रहा है। 1 इंच जमीन अभी तक हमने फतह नहीं की और ना हम अपना पानी अभी तक भारत से छुड़वा सके। लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने और 14 अगस्त के ऊपर जो सारे वो बांटे गए एजाजात, वो भी इसी तरह बांटे गए जैसे कि बंदरबांट हो रही है। और मार्का हक, ये यौम आज़ादी है, जश्न आज़ादी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर सकते हैं कि वो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा सकते हैं या एहतजाज कर सकते हैं, तो फिर यही आपके ऊपर तनकीद हो सकती है कि आप यौम आज़ादी को किस तरीके से यौम दिफा में तब्दील कर देते हैं। जितने लोगों को एहतजाज दिए गए उन्हें इस अंदाज में दिए गए कि जैसे ये सारे के सारे एहतजाज जो है वो लड़ाई लड़ने पर दिए जा रहे हैं और इसी एक लड़ाई के चंद दिनों को मद्देनजर रख के दिए गए हैं। नादरीन, जितने अखबारात में इश्तिहारात छपे हैं ना, या सड़कों के ऊपर हमने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे हैं, उनमें कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फातिमा जनाब, लियाकत अली खान, ये सारे मिसिंग हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश की, वो सारे किरदार मिसिंग हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त आज़ादी मना रहा है और जो इश्तिहारात सरकारी पैसों से छप रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स शहरों में लगाए जा रहे हैं, अखबारात में इश्तिहारात छपवाए जा रहे हैं, तो उनके अंदर कायदे आज़म भी मिसिंग है, अल्लामा इकबाल भी मिसिंग है, और कौन मिसिंग है, फातिमा जिन्ना भी मिसिंग है, और बाकी जितने भी बानियाने पाकिस्तान है, कायदे आज़म के जो साथी थे, वो सारे के सारे मिसिंग है। कोई उसके अंदर शामिल नहीं है और उनकी जगह पे शामिल किन्हें किया गया? बावर्दी अफसरान को। यानी यौम दिफा को पाकिस्तान के यूनिफॉर्म लोगों के लिए अखबारात में इश्तिहारात छपते थे, लेकिन वो जो निशाने हैदर थे, अब किसका छप रहा है? आर्मी चीफ का, एयर चीफ का, फिर कोई DGI कहीं पे लगा देते हैं, कोई कहीं पे जो है वो लगा देते हैं नेवल चीफ का और चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ का। ये चल रहा है नाज़रीन। यानी अखबारात के अंदर से पाकिस्तान बनाने वालों को निकालकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उनके फोटो लगा दिए गए, और दूसरी तरफ मौजूदा दौर के सियासतदानों को, जिनको अवाम ने रद्द किया हुआ है, जिनकी लोग शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी शक्लें भी लगा दी गई है। एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन नहीं है ये? आपने कभी एक चीज पे गौर किया है कि सियासतदानों के पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी शक्लें वो लगा सकते हैं? मिसाल के तौर पे सियासतदान चाहें तो कायद आज़म की फोटो लगा सकते हैं,
वकला चाहें तो आसमा जहांगीर की फोटो लगा सकते हैं और बहुत सारे वकला उनकी लगा सकते हैं। जजेस चाहें तो बड़े बड़े जज गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख में, उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर ये जर्नल चाहें तो किसकी तस्वीरें लगाएंगे? अगर जर्नैल चाहें तो कोई रिटायर्ड जर्नैल ऐसा है जिसकी फोटो लगा दे निकाल के अखबार के अंदर, जनाब ये बड़ा काबिल फख्र है। मुशर्रफ की फोटो लगा सकता है कोई? ज़ियाउल हक की फोटो लगा सकता है कोई याया खान की फोटो लगा सकता है? कोई अयूब खान की फोटो लगा सकता है? नहीं लगा सकता। सिर्फ हाजिर ड्यूटी फौजी की ड्यूटी करती है ये कौम और ये निज़ाम। सिर्फ हाजिर ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी करता है ये निज़ाम, और किसी की नहीं करता। आज जिन लोगों की फोटोज लगी हुई है ना, जिस दिन ये लोग रिटायर हो गए, देखें कल तक जनरल बाजवा का तोती बोलता था इस मुल्क में, आज किसी एक अखबार में एक छोटा सा फोटो भी उसका नहीं है, क्लिप भी उसका नहीं है। जनरल बाजवा बिल्कुल ही फारग हो गया, कुछ भी नहीं। हालांकि जनरल बाजवा के दौर में भी 2 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे भारत के, और तब भी भारत को एक शिकस्त दी थी। अब ज्यादा तैयारे गिरा दिए, लेकिन जनरल बाजवा सिरे से गायब है। और अदवार में भी पाकिस्तान ने बड़े कारनामे किए थे। अयूब खान के दौर में एक जंग जीती थी, लेकिन कभी आपको अयूब खान नजर नहीं आएगा। ऐसे आपको जो है वो मौजूदा फौजी की आदत नजर आएगी, क्योंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है और सारा कुछ उनके कंट्रोल में होता है। बहरहाल एक यौम आज़ादी था, उसे भी इन नालायकों ने यौम दिफा में तब्दील कर दिया है। ऐसा लगता है पूरी कौम को एक जंग के खब्त में मुब्तला किया जा रहा है और पूरी कौम को एक जंगी और जनूनी किस्म की कौम बनाने की कोशिश हो रही है। भी नॉर्मल रहने दें चीज़ों को। आप कभी कौम को लगा देते हैं कि ये जहाद है, सारे इस तरफ चल पड़ो, अफगानिस्तान जाओ, जाके वहां पे लड़ो रशिया के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी जितने लड़ने वाले थे सारे दहशतगर्द हैं, सारी कौम इनके साथ लड़े। फिर बाद में कहते हैं नहीं इनमें ये वाले गुड हैं, ये वाले बैड हैं, ये तालिबान अच्छे हैं, ये तालिबान बुरे हैं। कभी कहते हैं ये वाला ग्रुप अच्छा है, ये वाला ग्रुप बुरा है, और फिर बाद में उन्हीं को डिसोन कर देते हैं। एक वक्त था कि ऐसी तंजीमें जो कश्मीर में जाकर जहाद करती थी उन्हें सपोर्ट किया जाता था, आज उन्हें नजरबंद किया जाता है। मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो रियासत के ऊपर एक अजीबोगरीब पॉलिसी हर वक्त मुसल्लत करके रखती है, और आज एक जंगी खप्त में मुब्तला कर रहे हैं ना। थोड़े अरसे के बाद आप देखिएगा ये सारे कहेंगे कि हमें माशी फ्रंट पे लड़ना है, हमें हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें हथियारों की बजाय औजार पकड़ने हैं। थोड़ा अरसा बाद आप इनकी ये वाली बातें भी सुनेंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि इकॉनमी के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है। हालात इनके ये हैं कि जब इकॉनमी पाकिस्तान की तबाह हो रही है, पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, लगभग आधी आबादी। बिजली, गैस, पेट्रोल और दवाइयां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी है इन्होंने। कई गुना कीमत बढ़ गई है चीजों की। गंदम और चीनी जैसे बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने सर उठा के खड़े हुए हैं। क्रिकेट से लेकर अमन व अमान तक हर चीज तनजली का शिकार है, और ऐसे में ये तमगे बांट रहे हैं एक दूसरे को। और तमगे बांटने का क्राइटेरिया क्या है कि जिसकी शक्ल और जिसका काम पसंद है, यानी इक्का दुक्का लोगों को ठीक भी मिले। ऐसा नहीं है कि सबको ही बुरे मिले, इक्का दुक्का लोगों को मिले। मुझे खुशी भी हुई कि यार इन लोगों को मिलना चाहिए था, इन्होंने मेहनत की हुई है, काम किया हुआ है। इक्का दुक्का लोगों को ठीक मिले हैं और बाकी सारी बंदरबाट हुई है। यानी अपनी काबीना को ही दे दिया पकड़ के, बिलावल को भी दे दिया। पिछली दफा जो है वो बिलावल की छोटी बहन ने वसूल किया था जुल्फिकार जी भुट्टो का। शहबाज शरीफ ने बड़ा एहसान किया कौम के ऊपर, जी मैं नहीं ले रहा, बाकी सारे ले लो। भैया आपने हुकूमत ले ली है जाली, एक जाली मेडल लेने से क्या फर्क पड़ना था? जाली हुकूमत लेने वाले आदमी को क्या फर्क पड़ता अगर एक जाली मेडल भी वो ले ले तो? जैसी हुकूमत जाली वैसे ही मेडल जाली। जितने टाउट्स हैं उनको बुला बुला कर उनको मेडल बनाए जा रहे, इक्का दुक्का को छोड़ के। पहले ये होता था कि इक्का दुक्का सफारशी शामिल कर दिए जाते थे, 1 2 3 लोग ऐसे ही बीच में ना डाल दिए जाते थे कि चलें अपना बंदा इसको अकोमोडेट कर दें, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलाना बंदा इसको अकोमोडेट कर दें। पहले ये होता था, लेकिन ज्यादातर अवार्ड जो है वो मेरिट के ऊपर मिलते थे और बाकायदा कमेटी फैसला करती थी, एक एक चीज को देखकर फैसला होता था। अब इक्का दुक्का बीच में ऐसे हैं जिनको मेरिट पे मिल रहा है, बाकी सारे की सारी बंदरबांट हो रही है। वो उमर फारूक जो है उसको दोबारा मिल गया मेडल, 5 महीने पहले उसको मेडल दिया था, 5 महीने के बाद सदारती मेडल दोबारा मिल गया। ये गड़ियां गुड़ियां इकट्ठी करता है, जेवर और चीजें इकट्ठी करने का शौकीन है, तो अब मेडल इकट्ठे करेगा ऐसे, तो पाकिस्तान क्या हर साल इसको मेडल बनाएगा? अब इससे और क्या काम लेना? ये इसकी सिर्फ यही है काबिलियत कि इसने, यानी दुनिया के अंदर इसके ऊपर केसेस भी हैं, लेकिन इसकी काबिलियत यह है कि इसने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाले केस में आकर गवाही दी हुई है। कहीं से इसने वो घड़ी खरीद ली और खरीद के यहां पे गवाह बन गया आके। और जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान किया था, वो मैं सारा प्लान आपको पहले माजी में बता चुका हूं। अब ये पाकिस्तान की जो रियासत है ना नाजरीन, ये जान जान के जानबूझ कर पाकिस्तान की जो कौमी अज़ादात हैं उनकी अहमियत को
कम कर रही है, ये ऐसा लगता है। बेतौकीर किए जा रहे हैं ये एजाजात। कल कोई भी ये एजाज लेने से पहले जब इन लोगों को देखेगा, इनकी शक्लें देखेगा, तो किसी का दिल करेगा लेने का, तो यार इनके साथ खड़े होकर मैंने ये एजाज लेना है तो मुझे क्या फायदा ये एजाज लेने का। टाउट्स को एजाज मिल रहे हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर एजाज दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे सहाफ़ी भी हैं, ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं और जिनको मिलना चाहिए ये एजाज। मैं उन्हें जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं, मुझे पता है कि इन्हें मिलना चाहिए। मदर अब्बास साहब को बुलाए ना, अगर जर्नलिज्म का अवार्ड देना है आपने तो बुलाकर आप उन्हें दें अवार्ड। लेकिन क्योंकि वो बात वो करते हैं जो कड़वी लगती है हुकूमतों को, तो शायद आपको पसंद नहीं है। और बहुत सारे, मैं 1 दर्जन नाम ले सकता हूं अभी इसी वक्त बैठे बैठे, लेकिन मैं एक ही आपको मैंने मिसाल दी और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिनके ऊपर आप उंगली भी नहीं उठा सकते। भाई जिन्हें अवार्ड मिलना चाहिए वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। ये तो वो सारे लोग हैं जिनको अवार्ड दिए गए जो चुप करके बैठे हुए थे मुंह पे उंगली रख के। ये तो इनके लीडर तो नाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, मोदी का या इंडिया का। जिस वक्त लड़ाई चल रही थी ये तो इस कैलकुलेशन में थे कि पाकिस्तान लड़ाई हारेगा तो क्या करना है, पाकिस्तान लड़ाई जीतेगा तो क्या करना है। जेल से कैदी नंबर 804 पहले मौके पे खड़ा हो गया था। कैदी नंबर 804 ने पहला स्टेटमेंट दिया था और पूरी ताकत से वो भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था। हालांकि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या वो लोग जो जुल्म और फसादियत का मुकाबला कर रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनको शदीद शिकवे और गिले हैं। उन्हें मार पड़ी, जुल्म हुआ, जबर हुआ, फसादियत हुई, उनको जो है बहुत नुकसान पहुंचाया गया। और यही जिन इदारों की उन्होंने सपोर्ट की इस जंग में, उन्हीं इदारों के सरबराहान ने उनके खिलाफ फैसले किए और उन्हें नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हुए। ये अवार्ड उन्हें मिलने चाहिए थे। जिन लोगों ने तकालीफ बर्दाश्त की फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए पूरी ताकत से, ये अवार्ड उन्हें मिलने चाहिए थे। ये अवार्ड आपने साबिर शाकिर साहब को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए पूरी ताकत से, और उस वक्त खड़े हुए जब वो 3 साल से जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान को क्यों नहीं दिया जो कैदी है, जेल के अंदर है, जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, अपने मुंह से कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और वो आदमी भी पूरी ताकत से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ इंडिया के मुकाबले में। अवार्ड तो देना उसका बनता था कि यार देखो, इसने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने इसको तकलीफ दी और इससे नफरत की, लेकिन ये जाती इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। और उस वक्त खड़ा हुआ जब नवाज शरीफ, जरदारी, ये बिलावल, ये सारे ये मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए थे, तो बात ही नहीं करते थे। कितने दिन तक तो हम इनको, बाप बेटी को और बाकी सारों को हम गैरत दिलाते रहे कि खुदा का नाम है कोई एक जुमला ही बोल दो, वहां ये बोलने का नाम नहीं लेते थे। अब ये अवार्ड इकट्ठे करते फिर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। नाज़रीन, एक इख्तियार दे दिया गया पाकिस्तान की फोर्सेस को, और ये बड़ा खतरनाक इख्तियार है जो अब दिया गया है। इसके हवाले से जो खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स को 3 माह के लिए कैद किया जा सकता है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें शक हो गया ये बंदा ठीक नहीं है, चुप को अंदर करो। अब 3 महीने तक उस बंदे का कोई वाली वारस नहीं है, 3 महीने इसको अंदर रख सकते हैं, और 3 महीने के बाद ये कहें जी वो ठीक है, शक था। भाई 90 डेज उस आदमी की जिंदगी के आप खा गए हैं। आप उसने कैद के अंदर आपने उसको डाल दिया है, उसकी सारी जिंदगी आपने तबाह कर ली है, उसके ऊपर आपने एक ठप्पा लगा दिया है। किसी को भी उठाएंगे और अंदर डाल देंगे। यहां तो पाकिस्तान के अंदर तमाम कवानीन को अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये शहबाज हुकूमत ने किया ये कारनामा, और याद रखिएगा ये सारी चीजें इनके गले पड़ेंगी। और 14 अगस्त के मौके के ऊपर जब आजादी का दिन है, इंसानों को कैद करने का एक घटिया और ड्रैकोनियन किस्म का लॉ ये लोग लेकर आए हैं। शायद अब इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूं ये एक्चुअली है क्या। इसके ऊपर जो एक राय दी है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने, वो ये कहते हैं, शहबाज हुकूमत की इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट का खौफनाक कानून कौमी असम्बली से पास करने की मजम्मत करता हूं। यह कानून के नाम पर लाकानूनियत है, यह शहरियों की आज़ादी छीनना है, आज़ाद शहरियों को गुलाम बनाने का कानून है, यह ब्लैक लॉ ड्रैकोनियन कानून है। इससे पूरा पाकिस्तान एक कैद खाने में बदल जाएगा। इस कानून से पुलिस, एफसी, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस इदारों को गैर मामूली अंधे इख्तियारात हासिल हो गए हैं। इससे जबरी गुमशुदगी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ जाएंगी। ये आज़ादी इज़हार राय और प्रेस की आज़ादी को भी मजीद सुकेड़ देगा। 14 अगस्त के मौके पर शहबाज और जरदारी हुकूमत का यह इकदाम शर्मनाक है। शक की बुनियाद पर पुलिस, एफसी, फौज, इंटेलिजेंस इदारे किसी को भी 3 माह तक कैद कर सकेंगे। यह जबरी गुमशुदगी को कानूनी जवाब फराहम करने का एक तरीका है।
किसी को भी उठाओ, जबरी तौर पे लापता करो, गायब कर दो। अब तो ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर जिसको मर्जी उठा लेंगे। सियासी मुखालिफिन को कुचलने का एक नया रास्ता इन्हें मिल गया है। वैसे भी सियासतदानों की औकात रह क्या गई है। यहां पे एक शेर अरबाब अली हैं, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया गुज़िश्ता रात का, जो इनके साथ हुआ। जब इन्होंने बताया, वैसे है तो बड़ी काबिल शर्म बात है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इनके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं जी कि रात 1 बजे के करीब वो पार्लियामेंट लॉजिस से निकले तो प्रोटोकॉल लगा हुआ था। पुलिस ने उनको रोक लिया। जब इन्होंने पूछा कि प्रोटोकॉल किसका है, तो इनको पता चला कि सर्विसेज चीफ का प्रोटोकॉल लगा हुआ है, यानी एयर चीफ, आर्मी चीफ, ये सारे जा रहे हैं। 15 मिनट तक कहते जी हमें वहीं पे प्रोटोकॉल के लिए रोका गया। बतौर MNA मुझे ये अजीब लगा। बुरा लगता है कि आप इतने लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं और आपको खड़ा कर दिया जाए सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो बुरा तो लगता है। लेकिन जब मुझे वार्डन ने यह बताया कि आपके साथ वजीर दिफा भी अपने मातहत सर्विसेज चीफ के प्रोटोकॉल के इंतजार में खड़ा है, तो फिर उन्होंने कहा जी मेरे दिल को तसल्ली हुई। यानी जब मुझे यह बताया कि आपके साथ वजीर दिफा भी खड़ा है। अब ख्वाजा आसिफ साहब की गैरत पता नहीं कहां जाती है उस वक्त जब वो अपने मातहतों के प्रोटोकॉल के लिए सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां पे रुल रहे होते हैं। ये पड़ी इनकी सिविलियन सुपरमेसी। तो उन्होंने कहा जी मेरी शर्मिंदगी काफी कम हो गई। 80 के करीब फौजी गाड़ियों के झुरमट में 4-5 प्रोटोकॉल की गाड़ियां हमारे सामने से गुजर गई। तो नादरीन, ये है पाकिस्तान की सूरत हाल और सिविलियन सुपरमेसी की सूरत हाल। ख्वाजा आसिफ साहब की तो औकात इतनी रह गई, अब शिकायतें ही लगाते रहते हैं। बस फौज को शिकायतें लगाने वाले बच्चे का रोल रह गया ख्वाजा आसिफ का। यानी कहते हैं PTI की पुरतशद्दुद सियासत है और ये मुतशद्दद सियासत कर रहे हैं। 14 अगस्त पे भी कहा डंडे डुंडे मारे उन्होंने किसी को, या किसी जगह पे गोलियां चलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फोबिया का शिकार हो गए इमरान खान के मुखालिफिन। कोई इमरान खान का नारा लगाता है, इनको लगता है तशद्दुद हो रहा है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाता है तो इनके ऊपर तशद्दुद हो जाता है। ये इन चीजों से ज़हनी तौर पे टॉर्चर इनको होता है और इन्हें तकलीफ होती है कि आज हमने सब कुछ करके देख लिया, तब भी इमरान खान का झंडा भी उठा लेते हैं लोग, PTI का, उसका नारा भी लगा लेते हैं। फिर लोग इमरान खान की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। तो ये चीज इनको टॉर्चर करती है। तो इस किस्म का तशद्दुद है। तो फिर ये तो पुरतशद्दुद सियासत ही हुई कि जब तक वो अपना झंडा उठाई रखेंगे, जब तक कि वो इस निजाम से लड़ते रहेंगे, तो इनके ऊपर टॉर्चर होता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन अगर इमरान खान साहब ने यह कह दिया ना कि पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलें, तो शायद पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस और फोर्सेस पाकिस्तानियों से पाकिस्तान का झंडा भी छीनना शुरू कर देंगी। यानी अगर इमरान खान कहे कि आप सब ने पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलना है, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की कौम से पाकिस्तान का झंडा भी छीनने की कोशिश शुरू हो जाए और पाकिस्तान की फोर्सेस इस काम पे लग जाएं। क्योंकि जो भी इमरान खान कहता है उससे इन्हें तकलीफ होती है और उससे ये एक अजीबोगरीब अज़ियत पे चले जाते हैं। नाज़रीन, 2 चीफ जस्टिस के हवाले से खबर है, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। बड़ी मज़ाहिया खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की खबर पहले लेते हैं। याया अफरीदी ने कमेटी इजलासों की कार्रवाई को पब्लिक कर दिया है। उसमें कम से कम ये तो पता चला कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बारे में फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाया जस्टिस याया अफरीदी ने। अब जरा उनकी मंतक आप सुने। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने इसको लिखा और इसके साथ डॉक्यूमेंट भी है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाना जरूरी नहीं समझता कि माजी की तरह इससे पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट पर बातें बनाने का मौका मिलेगा और जजेस के दरमियान हम आंगी भी मुतासिर होगी। एक क्या जज जो है ये दूध पीते बच्चे हैं जो आपस में इनकी हमांगी खराब हो जाएगी। भाई कौम से इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं, जब कोई मसला आपके सामने आता है तो उससे भागने के बजाय बैठ के उसका सामना करना होता है। नहीं जी नहीं, इस मसले को हमने इसलिए फेस नहीं करना कि हमारी हमांगी आपस में खराब हो जाएगी। क्यों जी? ये तो वही बात हो गई कि कबूतर जो है बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले कि जनाब क्योंकि ये मसला जो है इससे हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लिहाजा ये कौमी मसला जो है इसको हमने देखना ही नहीं है। अंदाजा करें आप। और दूसरा कह रहे पब्लिक को बातें बनाने का मौका मिलेगा। और भाई जमहूरियत है पाकिस्तान में, आप ठीक करेंगे लोग ठीक कहेंगे, आप गलत करेंगे लोग गलत करेंगे। अदलिया को इस बात की फिक्र कब से होने लगी कि पब्लिक बातें बनाएगी? भाई अदलिया का इससे क्या लेना देना है? आपने सिर्फ इंसाफ करना है। इसीलिए कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है।
या इसके असरात क्या होंगे। कानून ये देखता है कि इंसाफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस की बात आप सुने। इससे पहले नाज़रीन ने खिताब किया था इस्लामाबाद में, जो चीफ जस्टिस लाकर बिठाए गए हैं, वहां लाहौर हाई कोर्ट से उठाया 15वें-16वें नंबर से लाके यहां पे चीफ जस्टिस बना दिया। तो जब उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो मैंने सोचा कि चलो हमारी कौमी जबान नहीं है, सलाहियत तो होगी कोई ना कोई इस शख्स में कि इन्हें चीफ जस्टिस यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाकर लगाया गया है। तो मैंने ये मार्जिन रखा कि हमारी कौमी जबान नहीं है तो कोई अच्छा नहीं भी बोल सकता, बात औकात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने उर्दू में बात की तो पता चला ये तो उर्दू में भी फारग है। यौम आज़ादी के मौके पे वो भी तारीफें कर रहे थे और जंग की बातें कर रहे थे। ये चीफ जस्टिस का क्या काम है जंग की बातों के साथ? भैया आपने बात करनी है, आप पाकिस्तान की बात करें, आज़ादी की बात करें, खुद मुख्तारी की बात करें, कानून और इंसाफ की और आइन की बात करें। वो भी जंग के खब्त पे, मैंने कहा ना पूरी कौम को जंग के एक खब्त के अंदर इन्होंने मुब्तला कर दिया जानबूझ के। हालांकि कौम को इससे अभी कोई सरोकार नहीं है। कौम ये कहती है कि उन्हें उनके हुकूक कब वापस किए जाएंगे। जनाब इन्होंने कहा लोहा पिघलाई हुई दीवार, ये तो मैंने आज तक मिसाल सुनी नहीं। बहुत अजीब उर्दू बोली है, बड़ी बेरब्त किस्म की उर्दू बोली है। कोई एक जुमला जो है वो पूरा सही तरह से वो अदा नहीं कर पा रहे थे जितनी मैंने सुनी है। ये हालत है जिस शख्स को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर लगाया गया है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का। और उन्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जिनकी सलाहियत जो है वो थोड़ी कम होती है, जो लाइक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा समझ है चीजों की, वो समझ नहीं आते एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जिस तरह वो खुद नालायक हैं, उनसे कुछ दर्जे ज्यादा नालायक लोगों को लाकर मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं ताकि वो लोग आंखें बंद करके एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात को जो है वो बजा लाएं। नाज़रीन बाजोड़ में भी एहतजाज हो रहा है इस वक्त, और शहरी जो है जो बाजोड़ में ऑपरेशन से मुतासर हुए हैं वो उमरी चौक में काले झंडे लेकर बैठे 14 अगस्त के दिन। आरिफ अलवी साहब का एक पैगाम है वो आपको सुनाता हूं इस वीलॉग के आखिर में, और फिर नेक्स्ट वीलॉग में आपसे बातचीत होगी। और क्योंकि अभी हम जाएंगे 8 बजे मैनचेस्टर में सब इकट्ठे होंगे और एक विंसलो रोड है वहाँ पे हम लोग यौम आज़ादी की तकरीब अपने दोस्तों के साथ हम इंशाल्लाह मनाएंगे 8 बजे विंसलो रोड पे। तो नाज़रीन आरिफ अलवी साहब ने कहा अपने जो एक ट्वीट है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी मुबारक मेरे प्यारे हमवतनों, कैदी नंबर 804 को भी ये दिन मुबारक हो। हमारा लीडर कायदे आज़म के बाद हमारा सबसे अजीम कायद आज भी दो कौमी नजरिए की जंग लड़ रहा है। ए वतन के बासियों, तुम पूछोगे ये कौन सी नई जंग है? सुनो, पाकिस्तान आज भी दो कौमों में तकसीम है। एक कौम है गासिबों की, लुटेरों की, इक्तदार पर कब्जा करने वालों की, झूठ, जुल्म और कत्ल करने वालों की, और दूसरी कौम है गरीबों की, मुफलिसों की, भूखों की, 9 मई के असीरों की, तंग दस्ती से तंग तारकीन वतन की, बेरोजगारों की, रोटी कपड़ा और छत से महरूम लोगों की। मेरे हमवतनों, हकीकी आज़ादी का ख्वाब सिर्फ इमरान खान पूरा करेगा। पुरअमन जद्दोजहद जारी रखो। अल्लाह की नुसरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे साथ है। वो दिन दूर नहीं जब तुम सचमुच आज़ाद होगे। ये जनाब आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है। आखिर में उन्होंने लिखा इमरान खान को रिहा करो। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।